बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था एक्सरसाइज 5.1 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। विदाउट एक्सपेंशन शो दैट ये दोनों डिटर्मिनेंट्स आपस में इक्वल है। हमने पढ़ा हुआ है कि रो ऑपरेशन अप्लाई करने से या रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने से, अगर हम दो रोज़ या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन जो है वो बाहर आता है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। उसका हम क्या करते हैं कि पहली रो और दूसरी रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। उससे क्या होगा कि नेगेटिव साइन जो है वो बाहर आएगा। हमने इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को भी आपस में इंटरचेंज कर दिया। उससे एक और नेगेटिव बाहर आएगा जो इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो ये हमारे पास दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल प्रूफ हो गए। सेकंड पार्ट कि हमने इस मैट्रिक्स को प्रूफ करना है कि ये इक्वल ज़ीरो के है। हम दैट कर लेते हैं कि ये के इक्वल है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, उसका ट्रांसपोज ले लिया। हमने ये पढ़ा हुआ है थ्योरम में, प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि ए का डिटर्मिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी आना चाहिए था, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद हमने क्या कर लिया, हमने तीनों के तीनों रोज़ में से -1 कॉमन ले लिया। तीनों कॉलम्स में से, कॉलम्स में से ले लें या रो में से ले लें। आपने यहाँ से -1 कॉमन लिया, यहाँ से -1 कॉमन लिया और यहाँ से भी -1 कॉमन लिया, तो वो -1 का क्यूब हो गया। अब ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया वो नेगेटिव ए के इक्वल आ गया। चेक करें, ये जो डिटर्मिनेंट है ये ए के इक्वल आ गया और नेगेटिव 1 का क्यूब जो है वो माइनस यहाँ पे आ गया। ए इज़ इक्वल टू नेगेटिव ए, तो नेगेटिव ए जब इस साइड पे जाएगा तो ए प्लस ए, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2a। 2a इज़ इक्वल टू 0, क्या मतलब है कि a इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 2 0 के इक्वल नहीं होता। तो ये जो a का डिटर्मिनेंट है यही इक्वल टू 0 के है। नेक्स्ट पार्ट चेक करें। हमने प्रूफ करना है कि इसको ये इक्वल टू 0 के है। हमारे पास दो वेज होते हैं। एक वे ये होता है कि हमको ये कॉलम प्रूफ कर दें कि वो कॉलम या कोई रो सारी की सारी ज़ीरो हो जाए या कॉलम सारा ज़ीरो हो जाए, वो तब ज़ीरो होता है। या फिर हम ये प्रूफ कर दें कि दो कॉलम्स या दो रोज़ आपस में इक्वल हैं, तो वो तब भी 0 के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ए और बी है, सी नहीं है, तो हम C2 को ऐड कर लेते हैं C1 में। ये BC, ये ए बी सी हो जाएगा। CA है, B नहीं है, तो ये ऐड होने से क्या हो जाएगा, हमारे पास A प्लस B प्लस C हो जाएगा पहला कॉलम। C1 में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया C2 को। उसके बाद आप C1 में से कॉमन ले सकते हैं A प्लस B प्लस C। जब आपने कॉमन लिया तो ये 1 1 1 आ गया, ये भी 1 1 1, ये भी 1 1 1। C1 और C3 क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, इसलिए क्या है, ये इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। दोबारा मैं रिपीट कर दूं एक बात कि जब भी डिटर्मिनेंट में से आप कुछ कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कॉमन लेते हैं। मैट्रिक्स में क्या कर रहे थे हम कि जब कॉमन ले रहे थे तो पूरे मैट्रिक्स में से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स वैनिशेस। वैनिशेस का मतलब है इक्वल टू 0 के आता। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये BC है, CA है, AB है, ये 1/A 1/B 1/C। हम क्या कर लेते हैं, हम ये जो हमारी पहली रो है इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ ABC पे। डिवाइड करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम आउटसाइड रहने देंगे, जो डिवाइड कर रहे हैं उसको हम इनसाइड ले आएंगे। तो ये BC से BC कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/A बचेगा। CA से CA का कौन कैंसिल हो जाएगा, 1/B बचेगा। और AB से AB कैंसिल हो जाएगा, 1/C बचेगा। 1/A 1/B 1/C, और सेकंड रो भी हमारे पास है 1/A 1/B 1/C। तो ये दोनों रोज आपस में आइडेंटिकल है, तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 के आ गया। और 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, हमने फर्स्ट रो के अंदर सेकंड और थर्ड रोज ऐड कर दी। उससे क्या होगा कि ये हमारे पास पॉजिटिव ए है, ये नेगेटिव ए, जब ऐड होगा तो कैंसिल 0 हो जाएगा। इस तरह नेगेटिव बी से पॉजिटिव भी ऐड होगा, कैंसिल हो जाएगा, और C माइनस C क्या 0 हो जाएंगे। तो ये पहली रो हमारी सारी की सारी 0 हो जाएगी। तो हमने कहा हुआ कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 हो जाए तो हमारा सारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। इसका थर्ड पार्ट, ये ABC A² B² C² और A/BC A/C A/C/AB। इसमें स्टूडेंट्स जब आपने ये करना है कि ये जो हमारी थर्ड कॉलम है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ABC से। ABC
1/ABC बाहर रह जाएगा और ABC से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उससे क्या होगा, ABC से मल्टीप्लाई हो रहा है, BC से कैंसिल हो जाएगा, A से मल्टीप्लाई होकर A², इसी तरह B से मल्टीप्लाई होकर B² और C से मल्टीप्लाई होकर C²। पहली दो कॉलम्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास A² B² C² आ जाएगा और सेकंड कॉलम भी हमारे पास है A² B² C²। C2 और C3 आपस में इक्वल हैं, तो इसका आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास आप गौर कर रहे हैं कि यहाँ पर 1 1 1 है, यह है sin² थीटा और यह है cos² थीटा। तो जब आप sin² थीटा में ऐड कर दें cos² थीटा को, तो आपको पता है क्या आंसर आता है, तो इसको आप लोग खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट में cos2 अल्फ़ा को अगर हम एक्सपेंशन करें तो ये बनेगा cos² अल्फ़ा माइनस sin² अल्फ़ा। हमारे पास cos² अल्फ़ा भी है, sin² अल्फ़ा भी है। सिमिलरली cos2 बीटा को एक्सपेंड करें तो cos² बीटा माइनस sin² बीटा, और cos2 गैमा को एक्सपेंड करेंगे तो cos² गैमा माइनस sin² गैमा। तो अगर मैं इस कॉलम में से यानी C3 में से माइनस कर दूं C1, तो ये मेरे पास cos² अल्फ़ा माइनस sin² अल्फ़ा आ जाएगा, जो कि cos2 अल्फ़ा होता है। तो ये दोनों हमारे पास C2 और C3 इक्वल आ जाएंगे, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या चेक किया कि साइन अल्फ़ा प्लस डेल्टा को मैं अगर एक्सपेंशन करूं इसकी, तो ये साइन अल्फ़ा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन डेल्टा। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा है, हमारे पास कमी किस चीज़ की है, कॉस अल्फ़ा के साथ अगर साइन डेल्टा हो और साइन अल्फ़ा के साथ कॉस डेल्टा हो, तो इसी को मैं ऑपरेट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ मैं, C3 में से मैं माइनस कर लेता हूँ पहली रो को, पहले कॉलम को C1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कॉस अल्फ़ा है तो हम इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, और इसी तरह साइन अल्फ़ा है तो हम कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस डेल्टा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन डेल्टा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन अल्फ़ा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन डेल्टा, वो प्लस माइनस से और वो प्लस माइनस से कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसकी बाकी की रोज़ भी ऐसा ही हो जाएंगी, तो 0 0 0, लास्ट रो 0, सॉरी लास्ट कॉलम 0, तो इसका एक्सपेंशन भी 0। क्वेश्चन नंबर 6 के हमने पहले 6 पार्ट ही करने थे, उसके बाद बाकी के पार्ट हम नहीं करेंगे, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में विदाउट एक्सपेंशन हमने शो करना है कि ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम पहली रो को A से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर A मिसिंग है, BC है। दूसरी रो को B से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि B मिसिंग है। और तीसरी रो को हम C से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं C मिसिंग है। तो ये ABC 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 हो जाएगा, A² और ये A³ हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो आप तो ठीक लिख लीजिएगा। तो हमने क्या कर दिया, अब इसमें से पहले कॉलम में से ABC कॉमन ले लिया, तो जो 1/ABC बाहर था, ये बाहर क्यों था, क्योंकि हमने पहली रो को A से मल्टीप्लाई किया तो A से डिवाइड भी किया था, दूसरी रो को B से मल्टीप्लाई किया तो B से डिवाइड भी किया था, तीसरी रो को C से मल्टीप्लाई किया, C से डिवाइड भी किया था, तो ये ABC बाहर था हमारे पास। अब आपने ABC पहली वाली कॉलम में से कॉमन ले लिया, तो ABC से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 1 1 1 बच गया, और बाकी क्या बच गया हमारे पास A² A³, तो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने ये शो करना है कि ये सारा कुछ इस प्रोडक्ट के इक्वल है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट किया था वो बिल्कुल ऐसा ही था, उसमें 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी थे, यहाँ पे 3³ रूट्स ऑफ -1 है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, आप लोग इसको कर लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम लोग पहली कॉलम को A से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दूसरे को B से, तीसरे को C से और चौथे को D से। तो ये हमारे पास बन जाएगा A² B² C² और D²। उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम ऐड कर दिया पहले कॉलम में, तो हमारे पास बन जाएगा A² प्लस B² प्लस C² प्लस D²। पहला वाला हमने यही बनाना था, लेकिन बाकियों के साथ क्या हो रहा है ये गौर करें आप। जब आप सेकंड कॉलम ऐड करेंगे तो AB माइनस AB कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, इसी तरह CD माइनस CD कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, सिमिलरली बाकी के सारे भी 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास पहला कॉलम क्या आ गया, A² प्लस B² प्लस C² प्लस D², और बाकी की सारी एंट्रीज 0,
और ये ABCD वो हमारे पास पड़ा जो हमने पहले कॉलम को A से, फिर B से, फिर C से और फिर D से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ से हम x को एक्सपैंड कर लेते हैं पहले कॉलम से। तो पहले कॉलम में सबसे पहले क्या आएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू पहली रो और पहला कॉलम आप स्किप करने के बाकी का जो डिटर्मिनेंट है वो लिख लेंगे। उसके बाद प्लस 0 इंटू समथिंग, वो 0 हो जाएगा, फिर 0 0 वो सारा 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसमें से क्या कर सकते हैं कि इसमें गौर करें तो पहली रो में से हमारे पास B कॉमन आ रहा है, B। पहले कॉलम में सब में B पड़ा है, दूसरे कॉलम में C पड़ा हुआ है और तीसरे कॉलम में D पड़ा है सारी एंट्रीज में। तो हम क्या करते हैं, पहले कॉलम में से C कॉमन ले लेते हैं, फिर B कॉमन ले लेते हैं, फिर C, फिर D। तो BCD कॉमन आ जाएगा। ये चेक करें, BCD हमारे पास कॉमन आ गया और जो बाकी बच गया वो हमने लिख लिया। BCD से कैंसिल होके सिर्फ यहाँ पर A बचेगा और हमने इसको क्या कर लिया, इसको हमने एक्सपैंड कर लिया पहली रो से। A इंटू ये आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये माइनस आना था तो माइनस B स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया। आगे माइनस D आना था तो इस माइनस की वजह से वो प्लस हो गया। हमें पता है कि जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, इंच को छोड़ के AD माइनस BC, फिर प्लस C BD प्लस AC। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये भी BCD है, ये भी BCD है, ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास बच गया A क्यूब AB स्क्वायर AD स्क्वायर AC स्क्वायर। तीनों में से हमें नज़र आ रहा है कि A कॉमन आ रहा है, हमने A कॉमन ले लिया, A से कट गया। यहाँ पे A स्क्वायर बच जाएगा, B स्क्वायर बच जाएगा, D स्क्वायर बच जाएगा और C स्क्वायर बच जाएगा। ये क्यूब गलती से लिखा हुआ है, ये D स्क्वायर। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर हमारे पास स्क्वायर आ गया। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने प्रूफ करना है कि ये सब कुछ इसके इक्वल है। तो हम क्या कर लेते हैं कि पहले हम C1 में से और C1 और C2 में से माइनस कर लेते हैं C3 को। जब C1 में से C3 माइनस होगा तो ये B प्लस C होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा। B स्क्वायर में से B स्क्वायर माइनस होकर 0 हो जाएगा और C स्क्वायर में से ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसमें से जब माइनस करेंगे A स्क्वायर से माइनस होकर 0 हो जाएगा। C प्लस A होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। हमने उसके साथ इसकी एक्सपेंशन कर ली, इसकी भी और इन दोनों की भी। एक्सपेंड करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये A प्लस B प्लस C है, ये भी A प्लस B प्लस C है। 0 से कुछ भी कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ भी A प्लस B प्लस C आ जाएगा, यहाँ भी A प्लस B प्लस C आ जाएगा। तो हम पहले कॉलम में से भी कॉमन ले रहे हैं A प्लस B प्लस C और दूसरे कॉलम में से भी कॉमन ले रहे हैं A प्लस B प्लस C। तो ये हमारे पास A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको फर्दर अगर हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाए बगैर इसकी एक्सपेंशन कर लें यहाँ से भी, तो फिर भी वो इजीली आप इवेल्यूएट कर लेंगे कि पहले फर्स्ट वन आ जाएगा, उसके बाद सेकंड वन 0 हो जाएगा और थर्ड वन जो है वो A स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने करना है ऑपरेशन तो आपकी मर्ज़ी है। आपने क्या किया, R3 में से माइनस कर दिया R1 प्लस R2, रो 2 और रो 3 को ऐड करके रो 1 और रो 2 को ऐड करके रो 3 में से माइनस कर दिया हमने। तो वो हमारे पास थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया, माइनस 2A माइनस 2B माइनस 2AB। उसके बाद हमने एक और ऑपरेशन लगाया C3 प्लस B इंटू C2। C3 में हमने ऐड कर दिया B इंटू C2। तो ये हमारे पास ये वाला कॉलम आ गया। इसको बाद आपने एक्सपेंशन कर लिया, एक्सपेंशन करने के बाद 2ABC कॉमन आ गया और A प्लस B प्लस C होल क्यूब आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, हम यहाँ पे देख सकते हैं डिनोमिनेटर में C आ रहा है, यहाँ पे A आ रहा है और यहाँ पे B आ रहा है और बाकी की एंट्रीज भी C हैं, यहाँ पे बाकी एंट्रीज भी A हैं या बाकी एंट्रीज भी B हैं। तो मैं पहली रो को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ C से, दूसरी को A से, तीसरी को B से और 1/ABC बाहर भी हमारे पास बचेगा। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने
C3 को C2 और C1 में से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमारे पास ये सब कुछ बच गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंशन कर लिया हमने पहली रो से। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 4ABC कॉमन। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट कि ये सारा कुछ इस प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम पहली रो के अंदर ये सारी की सारी बाकी रोज़ को ऐड कर लेते हैं। तो x के अंदर क्या ऐड हो रहा है, 1a 2a 3a, तो x में कितने ऐड हो गए, 3a। सिमिलरली x प्लस 1 2 3, x प्लस 3a, x प्लस 3a, ये सारा हमारे पास आ गया। पहली रो में से आपने कॉमन ले लिया x प्लस 3a, तो हमारे पास ये रोज़ बन गई 1 1 1। अब आपने क्या करना है, पहला वाला 1 यूज़ करके बाकी सबको 0 बना लें। उसके लिए क्या करेंगे, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1 और C4 माइनस C1। माइनस करने के बाद हमारे पास ये एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आ गया। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिसमें मेन डायगोनल के ऊपर वाली या नीचे वाली सारी की सारी एंट्री 0 हो जाए। इसकी ऊपर वाली सारी एंट्री 0 है, तो इसको हम कहते हैं ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट के। तो डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, x माइनस ए, x माइनस ए, x माइनस ए, ये x माइनस ए का क्यूब इंटू 1 x माइनस ए क्यूब। क्वेश्चन नंबर 12 में शो करना है हमने कि ये सब कुछ इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम लास्ट 1 को यूज़ करके इन दोनों को 0 बना लेते हैं। इन दोनों को हम 0 इसलिए बना रहे हैं कि अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो वो बीटा माइनस अल्फ़ा आ जाएगा और गैमा माइनस बीटा आ जाएगा। हमने उसको ऑर्डर ठीक रखने के लिए ये काम किया। ऐसे भी किया जा सकता है कि इसको यूज़ करके इन दोनों को 0 बना लें, बाद में माइनस कॉमन लेकर दोनों की कैंसिल कर दें। हमने C1 में से भी माइनस कर दिया C3 और C2 में से भी माइनस कर दिया C3। तो ये हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों में से अगर मैं बीटा कॉमन लूँ तो मेरे पास बचता है गैमा माइनस अल्फ़ा, और मुझे क्या चाहिए, गैमा माइनस अल्फ़ा चाहिए, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा माइनस गैमा है। तो यहाँ से जब मैं गैमा माइनस, अगर मैं -1 कॉमन लूँ तो ये गैमा माइनस अल्फ़ा बन जाएगा, यहाँ भी गैमा माइनस अल्फ़ा बन जाएगा। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया गैमा माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली यहाँ पे बीटा माइनस गैमा है, तो मुझे भी बीटा माइनस गैमा ही चाहिए। यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ा कॉमन लूँ तो गैमा माइनस बीटा बचेगा। तो बीटा माइनस गैमा बनाने के लिए -1 भी कॉमन लिया हमने, तो वो माइनस का अल्फ़ा बच गया हमारे पास। तो यहाँ से आपने कॉमन ले लिया बीटा माइनस गैमा। अब बाकी का जो बच गया हमने उसको एक्सपेंशन कर ली है रो 1 से, ये प्लस ये माइनस ये फिर प्लस 1 इंटू ये छोड़ा हमने, ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, माइनस अल्फ़ा माइनस 1 जार प्लस अल्फ़ा और बीटा 1 जार माइनस बीटा। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा बचेगी इसकी एक्सपेंशन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 भी ऑलमोस्ट 12 जैसा ही है, इसको देख लेते हैं। सिमिलरली हमने क्या किया कि लास्ट 1 को यूज़ करके हम पहले वाले दोनों को 0 बना लिया। 0 बनाने के बाद हमारे पास नीचे आ रहा है अल्फ़ा क्यूब माइनस गैमा क्यूब, और इसी तरह बीटा क्यूब माइनस गैमा क्यूब। एक्सपेंशन हमने जब की तो अल्फ़ा माइनस गैमा हमने पढ़ा हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली इन दोनों को एक्सपेंड कर लिया। अल्फ़ा माइनस गैमा पहले वाले कॉलम से कॉमन आ रहा है और बीटा माइनस गैमा दूसरे कॉलम में से कॉमन आ रहा है, और बाकी को हमने क्या कर दिया, हमने एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंशन करने के बाद हमारे पास जो बच गया है वो गैमा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। क्वेश्चन नंबर 14 में शो करना ये इसके इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ऐसा था, तो स्टूडेंट्स आप लोग खुद इसको कर लीजिएगा। फोर्टीन का सेकंड पार्ट देखते हैं हमने उसको बनाना है 1/a 1/b 1/c 1/d। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं पहली वाली रो को डिवाइड कर लेता हूँ a पे, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1, जैसे हमने ये लिखा हुआ 1/a प्लस 1, ये 1/a 1/a 1/a। इसी तरह ये 1/b और ये 1/b प्लस 1, सिमिलरली 1/c और ये 1/d। और डिवाइड हमने किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो वो मल्टीप्लाई जो हमने किया वो हमने बाहर ही महफूज कर लिया। अब हमने क्या कर लिया, हमने बाकी की तीनों रोज़ जो हैं वो पहली रो में ऐड कर दी। जब पहली रो में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। सिमिलरली ये 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, इसमें भी 1 प्लस 1/a 1/b 1/c 1/d एंड इसमें भी यही।
वो जो हमने वन प्लस के बाद जो बाकी बच रहा है 1+1/a 1/b 1/c 1/d, उसको हमने कलेक्टिवली कह दिया कि वो x के इक्वल है। तो हमने क्या कर लिया, हमने इस सारे में से ये कॉमन निकाल लिया, क्या 1/1 + 1/a + 1/b + 1/c + 1/d, ये कॉमन निकाल लिया हमने, जैसा कि हमें ये नज़र आ रहा है। तो ये 1 1 1 बच गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस 1 को यूज़ करके हम बाकी इन तीनों को 0 बना लेते हैं। इन तीनों को 0 बनाने से हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस शक्ल का बचेगा, और ये भी हमारे पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल आता है डायगोनल एंट्रीज़ के प्रोडक्ट के। तो 1 1 1 इन सबको मल्टीप्लाई करें तो ये भी 1, तो हमारे पास क्या बच गया, ABCD इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c + 1/d। 14 का थर्ड पार्ट ये आप लोग खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट a-1 के इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम ये जो हमारे 1 1 1 नज़र आ रहे हैं हमें, हम क्या करते हैं, इनको 0 बना लेते हैं। हम लास्ट रो को यूज़ करेंगे। लास्ट रो को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि लास्ट रो में नंबर्स हैं। तो ये जो 3 है ये इस 2 में से माइनस हो सकता है या ऐड प्लस हो सकता है। इसी तरह ये 3 जो है ये इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हम इसलिए इसको माइनस करेंगे बाकी की सारी रोज़ में से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं R3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ R1 में से भी, R2 में से भी, R3 में से भी, यानी R1 - R4 सॉरी R4 है, R1 - R4, R2 - R4, R3 - R4। तो वो करने से हमारे पास क्या हो गया, ये सारी का सारा 0 हो गया और ये लास्ट 1 हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको लास्ट कॉलम से एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंशन किया हमने C4 से, तो ये 1 की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट हमारे पास ये जो इंटीरियर है ये आ जाएगा। उसके बाद आप इसको एक्सपेंड किया हमने a³ - b³ के फार्मूला से। यहाँ से हमने जब 3 कॉमन लिया तो a² - 1, तो वो हो जाएगा a+1 इंटू a-1, और ये a-1। हम कर क्या रहे हैं, हमने हर कॉलम में से या हर रो में से कह लें हमें a-1 कॉमन आ रहा है। तो आपने a-1 कॉमन ले लिया हर कॉलम में से या हर रो में से, जैसे भी कर लें आंसर सेम ही आता है। तो a-1 का क्यूब आ गया, क्योंकि 3 रोज़ हैं तो तीनों में से एक कॉमन आ रहा, तो a-1 होल क्यूब आ गया हमारे पास। अब हमने क्या कर लिया, इस 1 को यूज़ करके फिर इन दोनों को 0 बना लिया। क्या कर लिया हमने, R1 - R3 और R2 - R3 सॉरी R1 - 3R3 और R2 - 2R3 माइनस करने के बाद ये ज़ीरोज़ हो गए। उसके बाद आपने फिर दोबारा जो इसको एक्सपेंड किया तो ये हमारे पास ये 1 और ये 0 0, जस्ट हमारे पास ये वाला डिटर्मिनेंट बचेगा। ये डिटर्मिनेंट बचा है हमारे पास। इसकी हमने क्या किया, हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे किया वो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की हुई है, ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट से हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। 3 कॉमन लिया तो a-1 बच गया, और ये a-1 a-1। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इन दोनों कॉलम्स में से, पहले कॉलम में से भी और दूसरे कॉलम में से भी a-1 कॉमन ले लिया। तो एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, 2 और आ गए, तो हमारे पास पावर जो है वो कितनी हो गई, 5 हो गई। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो a+2 1s are a+2 और -3 1s are 3, तो 2 - 3 -1 a-1 एक और आ गया यहाँ से, पावर 6 हो गई। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 18 करना है। हमने प्रूफ ये करना है कि ये हमारे पास इसका स्क्वायर इसके इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, मैट्रिसेस को जैसे करते हैं ये वैसे बिल्कुल नहीं होता। ये डिटर्मिनेंट्स का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है कि आप पहली रो को पहली रो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 0 0s are 0 प्लस c's are c² और b's are b²। फिर आपने क्या किया, पहली रो को दूसरी रो से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि हम मैट्रिसेस में क्या कर रहे होते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से। डिटर्मिनेंट्स में ऐसे नहीं होता। डिटर्मिनेंट्स में पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, पहली रो को पहली रो से, फिर पहली रो को दूसरी रो से, फिर पहली रो को तीसरी रो से। ये चेक करें, जब आप 0 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर c को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और b को a से मल्टीप्लाई करेंगे a b आएगा। सिमिलरली जब आप फर्स्ट रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × b 0, c × a ac और 0 × b × 0 0।
उसके बाद आपने दूसरी रो पकड़ी, उसको पहली रो से, फिर दूसरी रो से, फिर तीसरी रो से मल्टीप्लाई कर लिया एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमारे पास ये मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट आ गया। इसी को प्रूव करना था हमने कि इसको इसका स्क्वायर इसके इक्वल होता है, या इसको इसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो याद रखिएगा हम डिटर्मिनेंट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो को पहली रो से, फिर पहली रो को दूसरी से, फिर पहली रो को तीसरी से। क्वेश्चन नंबर 20 में हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है ये मल्टीपल है इस डिटर्मिनेंट का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट है हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास हर एंट्री में कौन सी वाली टर्म मिसिंग है। जैसे यहाँ पे B1 और C1 है लेकिन A1 नहीं है, तो यहाँ पे C1 और A1 है, B1 नहीं है, यहाँ पे A1 और B1 है, C1 नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं कि वो जो मिसिंग है उसको हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। हमें पता 0 इंटू A1 ज़ीरो ही होगा, तो ये हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमने 0 इंटू A1 लिख लिया, यहाँ पे 0 इंटू B1 लिख लिया, यहाँ पे 0 इंटू C1 लिख लिया एंड सो ऑन। सारा का सारा डिटर्मिनेंट हमने इस तरह लिख लिया। उसके बाद हमें ये पता है कि हम क्या करते हैं, जब दो डिटर्मिनेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हम पहली रो को पहली रो से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सपोज़ हम कर लेते हैं कि ये A1 B1 C1, फिर A1 B1 C1 और फिर A1 B1 C1। तो पहली रो हमारे पास पहले डिटर्मिनेंट की क्या बनती है, A1 B1 C1। पिछले क्वेश्चन को ज़रा दोबारा देखें, हमने क्या किया था। हमने एक फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड से ये आ गया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड से तो ये आ गया। इसका मतलब क्या था कि फर्स्ट रो में जो चीज़ें बार बार आ रही हैं वो पहले डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो है। सिमिलरली अब पहली रो में हमारे पास क्या चीज़ बार बार आ रही है, A1 है, B1 है, C1 है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो वो हमारे पास फर्स्ट रो बन रही है। अगली क्या चीज़ आ रही है, हमारे पास A2 है, B2 है, C2 है, तो वो हमारे पास सेकंड रो आ गई। A3 B3 C3 हमारे पास थर्ड रो आ गई। और जो बाकी बच रहा है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो पहला कॉलम आ रहा है वो क्या आ जाएगा, 0 2 1 0 2 1 0 2 1 ये आ गया। फिर 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 आ गया। फिर 2 3 0 2 3 0 2 3 0 या 2 3 0 आ गया। तो हमने पहले तो ये प्रूफ करना था कि हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट है ये इसका मल्टीपल है, और आपने दूसरा फैक्टर भी बताना था। तो पहले तो प्रूफ हो गया कि ये वाकई ही इसका मल्टीपल है, और जो दूसरा फैक्टर है वो हमने निकाल लिया, वो हमारे पास ये है। यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये इक्वल टू 13 के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 शो दैट द डिटर्मिनेंट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 13। ये बिल्कुल ईजी है। आपने क्या कर लेना है कि लास्ट वाले कॉलम में ऐड कर देना है 10 इंटू C4, 100 इंटू C3, 1000 इंटू C1 और 10,000 इंटू C2, 10,000 इंटू C1। ऐड करने से हमारे पास ये आ जाएगा, और ये सारे के सारे 13 के टेबल में आते हैं। आप इनमें से 13 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये मल्टीपल है 13 का। क्वेश्चन नंबर 22 प्रूफ हमने ये करना है कि ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने ये स्क्वेयर्स की एक्सपेंशन कर ली। स्क्वेयर्स एक्सपेंशन करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहली रो में चीज़ें बार बार आ रही हैं वो क्या है, A² माइनस 2A1। हम थोड़ी देर के लिए वेरिएबल्स को भूल जाते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स हमारे पास कॉलम में सेम आ रहा है, रो में वेरिएबल जो है वो सेम नहीं आ रहा। ये X², ये Y², ये Z² ये सेम नहीं आ रहा। सेम क्या आ रहा है, A² फिर माइनस 2A और ये 1। तो हमारे पास पहली रो क्या आ गई, A² माइनस 2A 1, फिर B² माइनस 2B 1, B² माइनस 2B 1, और फिर C² माइनस 2C 1। बाकी हमारे पास क्या है, 1x x², आगे है हमारे पास 1y y², फिर है हमारे पास 1z z²। हमारे पास दो डिटर्मिनेंट आ गए, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें से -2 हमने कॉमन ले लिया। -2 कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, ये दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज किए हैं। तो वो क्योंकि नेगेटिव बाहर आता होता तो उस नेगेटिव ने इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। अब हमने क्या कर लिया, हमने इसका भी अलग से डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर लिया, इसका भी अलग से एक्सपैंड कर लिया। तो हमारे पास ये इक्वल आ गया a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए के, और ये इक्वल आ गया x माइनस वाई वाई माइनस जी जी माइनस एक्स। हमने प्रूफ भी इसी के करना था कि ये इक्वल किसके आ रहा है, 2 इंटू a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जी जी माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 23 शो करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये इन दोनों के इक्वल है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, और ये इनका प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल है।
तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम लेफ़्ट को राइट के बजाय हम राइट को लेफ़्ट के इक्वल प्रूव करते हैं। हम इन दोनों को फाइंड पकड़ते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो को पहली रो से, फिर पहली रो को दूसरी रो से, फिर पहली रो को तीसरी रो से, इसी तरह सारा का सारा मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास वही वाला डिटर्मिनेंट आ गया जिसके इक्वल हमने प्रूव करना था। पहली बात प्रूफ हो गई। दूसरा हमने प्रूफ ये करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल भी आता है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये और ये इनमें आपस में क्या सिमिलैरिटीज़ हो सकती है। हमने उसको लिया, इसमें से हमने फर्स्ट कॉलम में से नेगेटिव कॉमन ले लिया पहले। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसकी दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज किया, सॉरी इन दो कॉलम्स को C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो वो जो नेगेटिव हमने कॉमन ली थी उस नेगेटिव को दोबारा से पॉजिटिव कर दिया। अब हमें नज़र क्या आ रहा है कि हमारा जो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट आपस में एक्चुअली ये दोनों सेम डिटर्मिनेंट है, डिफरेंट नहीं है। फिर हम किसी एक को इनमें से एक्सपेंड करके देख लेते हैं। हमने इसको एक्सपेंड किया तो एक्सपेंशन के बाद ये आ गया माइनस इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3AB तो जब आप इसको दो बार लिखेंगे तो वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो हमने ये प्रूफ हो गया कि ये हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC होल स्क्वायर के इक्वल है। स्टूडेंट इसके आगे कुछ एक डेफिनेशन देखें। हमने अगले जो क्वेश्चन करने हैं वो हमारा इन्वर्स फाइंड करना है मेथड ऑफ एडजॉइंट से। तो मेथड ऑफ एडजॉइंट क्या होता है बारे हम वो देख लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू AIJ be an n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड AIJ be the कोफैक्टर ऑफ AIJ। कोफैक्टर्स हमने पढ़े हुए हैं क्या होते हैं, उसको आप रिकॉल कर लीजिएगा इसको पढ़ने से पहले। इन A B इज इक्वल टू A11 A12 A1n A21 A22 A2n। क्या किया हमने, एक मैट्रिक्स और लिया B, उसके अंदर हमने A के सारे कोफैक्टर्स जो हैं वो लिख दिए। अब उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, दैन द एडजुगेट और एडजॉइंट ऑफ A रिटन ADJA इज द ट्रांसपोज ऑफ B। thus एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स B। क्या करना आपने क्या है कि इस A मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। कोफैक्टर एक मैट्रिक्स में लिख देने हैं, कोफैक्टर कोई ना कोई नंबर होगा। कोफैक्टर लिखने के बाद उसका आपने फाइंड करना है ट्रांसपोज, तो वो ट्रांसपोज होगा इस A का एडजॉइंट। एग्जांपल लेते हैं हम, आपने मैट्रिक में 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना सीखा हुआ है, तो हम उसको इस मेथड से फाइंड करके देखते हैं क्या बनता है। तो A हमारे पास ये है, आपने एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है। पहले हमें 4 कोफैक्टर चाहिए, 1 2 3 4। तो पहला कोफैक्टर हमारे पास A11 इज इक्वल टू D। ये D कैसे आया, हमने पढ़ा हुआ कोफैक्टर क्या होता है कि A11 हमारे पास यहाँ पर आएगा तो आपने ये रो और ये कॉलम को छोड़ के जो बाकी है उसको लिख लेना होता है, और साथ आता है -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 है, -1 पावर 2 प्लस 1, तो ये प्लस D आ गया। अगला हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3 होता है तो वो -1 इंटू, अब आपने क्या करना है, ये वाला हमारे पास A12 यहाँ पे है, ये रो और ये कॉलम छोड़ा हमने तो हमारे पास C आ गया, तो ये माइनस C हमारे पास A12। फिर A21, ये रो और ये कॉलम छोड़ा आपने, और -1 रेज़ टू पावर 1 2 प्लस 1 3 है, वो फिर नेगेटिव है, और बचा क्या हमारे पास B, तो ये -B आ गया। और A22 ये वाला हमारे पास -1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 4 प्लस 1 हो गया, और ये रो और ये कॉलम छोड़ा हमने तो हमारे पास जस्ट A बचा, तो ये हमारे पास A22 आ गया। इसको जब आप इस मैट्रिक्स में लिखते हैं, A11 A12 A21 और A22, ये हमारे पास B आ गया। इसका जब आपने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज क्या है, आपने रोज़ को कॉलम्स में लिख देना है, तो ये हमारे पास आ गया B ट्रांसपोज। अब थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करवा दूँ, मैट्रिक में आपने क्या मेथड पढ़ा था, ये जो डायगोनल एंट्रीज है उनको आपस में इंटरचेंज कर देना, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनका साइन चेंज कर देना। तो चेक करें तो ये आपके पास इस मेथड से भी वही वाला एडजॉइंट आ रहा है। उसके बाद हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है, उसकी एग्जांपल है, उसके आपने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ A। तो सबसे पहले आपने A11 फाइंड किया, वो 5 आया। वो 5 कैसे आया, -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1, तो वो प्लस 1 हो गया। उसके बाद आपने A11 यहाँ पे लाई करता है, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, 3 2 आर 6 -1 1 आर 1, 6 - 1 5। सिमिलरली आपने बाकी के सारे कंप्यूट कर लेने हैं। हमने फिर क्या किया, B के अंदर सारे के सारे कोफैक्टर लिख दिए,
और इसका ट्रांसपोज फाइंड किया तो वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स देन ए इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने मैट्रिक में यही पढ़ा हुआ है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होता तो उसको हम कहते हैं वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब ही ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और हमने पढ़ा है कि ए इनवर्स जब एग्जिस्ट करे तो हम उसको कहते हैं वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो यानी वो इन्वर्टिबल हो, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये वही डेफिनेशन है जो आपने मैट्रिक में पढ़ी थी। तो मैट्रिक में आपने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेकिन एक्चुअली आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर पे डिवाइड नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या करना पड़ता है, किसी नंबर से हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और नोट, इवेल्युएशन ऑफ ए इनवर्स बाय थ्योरम इज नोन एज फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए बाय द एडजॉइंट मेथड। इस मेथड से अगर आपको इनवर्स फाइंड करने का कहा जाए तो आपको कहा जाएगा फाइंड इनवर्स बाय द एडजॉइंट। इसके बाद स्टूडेंट्स एग्जांपल देखिए, फाइंड बाय एडजॉइंट मेथड द इनवर्स ऑफ ए। अब आपके पास दो मेथड हो गए, एक आपके पास आ गया है रो ऑपरेशन का जिसमें आप साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं, इसको आइडेंटिटी बनाते हैं तो वो जो मैट्रिक्स बनता है वो इनवर्स होता है। अगर आपको वो मेथड है तो वो लिखा आएगा कि फाइंड इट बाय रो ऑपरेशन। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड है, एडजॉइंट मेथड। ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, आपने फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, अगर वो नॉन जीरो आता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये इन्वर्टेबल है। और सामने में क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने को फैक्टर फाइंड किए, ए 1 1 फाइंड किया हमने -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 टू डिटर्मिनेंट ऑफ। आपने ये कॉलम और ये रो छोड़ी, बाकी का आपने मैट्रिक्स लिख लिया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है आपने। ये 9 आ गया। इसी तरह सारे के सारे आपको दिए हुए हैं, सारे आपने को फैक्टर्स फाइंड कर लिए। को फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हमने क्या फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा हुआ है, लैप्लासिस एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट है। आपको अगर इस मेथड से नहीं समझ आती तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट एक्सपैंड कर लें, एक्सपेंशन आप उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, कोई हर्ज नहीं। तो ये 136 आ गया। हमने उसके बाद फार्मूला में वैल्यू एंटर कर दी, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 ओवर 136 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आया था, आपने ये सारे के सारे को फैक्टर्स की वैल्यूज मैट्रिक्स में लिख के उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हमें आप मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आपसे कहा हुआ है कि एग्जामिन वेदर ए इज इन्वर्टिबल एंड सो इफ डिटर्मिनेंट एंड सो इफ सो डिटरमाइन ए इनवर्स। ये इन्वर्टेबल है या नहीं है, कैसे चेक होगा, इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे हम। डिटर्मिनेंट चेक करने से पहले उसने क्या कर दिया, इसको रो ऑपरेशन अप्लाई करके ये 1 0 0 बना लिए। 1 0 0 बनाने के बाद हमने इसका एक्सपैंड किया फर्स्ट रो से, 5 - 1 आर -5 और 5 4 आर 20, 20 में से 5 माइनस किए -15 आ गया हमारे पास। तो ये नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज़ इन्वर्टिबल। उसके बाद आपने सारे के सारे को फैक्टर फाइंड कर लिया। को फैक्टर फाइंड करने के बाद उसको एक मैट्रिक्स में लिख के उसका ट्रांसपोज फाइंड किया, आपके पास ए एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया बाय द मेथड ऑफ एडजॉइंट। तो स्टूडेंट्स आपने इस मेथड को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 24 के तीनों पार्ट्स कर लेने हैं और वो आप लोग इंशाल्लाह खुद करेंगे। आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह 5.2 स्टार्ट